28 और 29 का दौरा करने के बाद हम उन्हें मदऊ करें, वो 90 पर आएँ और ख़ुद अपनी ज़बान से फ़ैसला सुना कर जाएँ कि कराची में उन्होंने क्या देखा और कराची में 5 दिसंबर को लोग किस के हक़ में वोट डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक सत्तार साहब का स्टेटमेंट आपने सुना। कराची में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर अभी भी सवालात मौजूद हैं। हम गुज़श्ता 2 रोज़ से इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं और आज भी इसके ऊपर बात करेंगे कि कराची के हालात क्या हैं, ऑपरेशन और हुकूमत और फ़ौज वो दोनों इस मामले में क्या क्या चीज़ें चाह रहे हैं, डायरेक्शन क्या होगी, क्या इंतखाबात असरअंदाज हो सकते हैं ऑपरेशन के ऊपर। अभी भी एक ख़बर हमने सुनी कि वो MKM के ही लीडरान को मारने के लिए कुछ लोगों ने मनसूबाबंदी दहशतगर्दों ने कर रखी थी। जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है कराची पुलिस का, उसने उनको गिरफ़्तार किया। तो ये एक अहम इशू होगा आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ। इसके अलावा NA 154 जहांगीर तरीन साहब का हल्का, जहाँ इंतखाबात होना है 23 दिसंबर को, वहाँ पर तरीन साहब कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारी उनसे बात हुई, वो कहते हैं कि बहावलपुर सर्किट हाउस में मीटिंग हुई और चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो उनके हल्के में धांधली का कोई प्रोग्राम बना के बैठे हैं। उन्होंने कहा कि 50,000 से ज़ायद वहाँ वोट रजिस्टर करवाए गए हैं। तो वोटों की पोजीशन है क्या, एक्चुअल नादरा रिकॉर्ड जो है उसके मुताबिक वोटों में कितना इजाफा हुआ, कब हुआ और किस उम्र का, पूरी डिटेल जो है हम नादरा के रिकॉर्ड की वो आज आपको दिखाएंगे। इसके अलावा मौजूदा हुकूमत के दौर में तकरीबन पहले 2 सालों में 3,500 अरब रुपए, 3,500 अरब रुपए नून लीग के पहले 2 सालों में पाकिस्तान के मजमूई कर्ज़ों में इजाफा हो चुका है। तो पाकिस्तान मईशत अगर तरक्की कर रही है तो कर्ज़े इतनी तेज़ी से क्यों ऊपर जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सिविल मिलिट्री रिलेशंस, कहा जाता था कि आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका, अब तो वो ब्राज़ील पहुंच गए, उसके ऊपर PM बहुत नाखुश हैं। और जो आखिरी NAP की मीटिंग हुई थी उसके बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का वो एलामिया जिस पे वो फ़ौज ने कहा था कि गवर्नेंस के ऊपर नाखुशी है बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं शेख रशीद अहमद, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। शेख साहब वेरी वार्म वेलकम। कराची ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं। कराची में क्या इंतखाबात नज़र आते हैं आपको? मैंने थोड़ी सी झलक देखी है कल फारूक सत्तार की, सो मैं वैसे ही फिर सारे आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे देंगे नहीं नज़र आ रही है, लेकिन वो तो मुझे नज़र आ रहा है कि उसको कुछ और होता। देखें कराची के हालात को जितना बेहतर MQM समझ सकती है वो मैं यहाँ बैठ के शेख रशीद नहीं समझ सकता। लेकिन जो मैंने फारूक सत्तार को सुना है वो तो कंफ्यूज दिखाई दिए कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? 50-50 50-50 हो भी सकता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मसला हो जाता है, कोई बड़ा मसला हो जाता है तो फिर आप कल कहेंगे जी आप तो कह रहे थे, बल्कि मैं तो 60% इंतखाब होते देख रहा हूँ, 40% नहीं हो सकते अगर कोई बड़ा वाक़या। क्योंकि आज कहते हैं कि MQM पे, क्योंकि आप कराची के बारे में देखें ना, रशीद गोडल पे जो हमलावर थे उनकी जब तस्वीर और स्टोरी सामने आई बिल्कुल टोटली डिफरेंट थी। आसिम की गिरफ्तारी एक, वो भी NAP ने आज खबर लगी हुई है कि NAP के हवाले हो रहे हैं। और 2 अलग-अलग उनकी गई हैं चार्जशीट, एक FIA को गई है जिसमें वो कुछ 26-27 कहते हैं उनकी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी, और दूसरी NAP को गई है जिसमें ज़मीनों पर कब्जे और वो मुख्तलिफ जो ऑयल एंड गैस कंपनी से पैसा वसूली और आगे देने के मामला हैं। बड़ा केस है वो। देखें केस तो फिर अभी तक तो अगर कोर्ट में जाएगा ना तो ये इसकी सिंध हाई कोर्ट की जो सूरत है उसकी ज़मानत होगी। अगर दहशतगर्दी कोर्ट में जाएगा फिर वो सज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये कोर्ट हुई तो अलग-अलग कोर्ट की तखसीस कर दिया आपने। अगर सिंध हाई कोर्ट में गया तो आप कहते हैं ज़मानत, और अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट में गया तो सज़ा। कानून एक नहीं है, अलग-अलग है। क्या कानून है? मैं एक आवारा क्लाशनकोफ में 7 साल कैद हो गया और जज लिखते हुए दहशतगर्दी का चला गया कि मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं आऊँगा तो फिर केस लगा जाए। 7 साल की कैद में मैं 3 साल बैठा रहा बहावलपुर जेल में। देखें, लेकिन आपके दोस्त आज SGS कुटकना केस में बरी हो गए हैं। वो आपने पता नहीं 15-20 साल से आपने केस में उनको बड़ा रगड़ा दिया जरदारी साहब को, आज तो वो बरी हो गए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल केस जरदारी साहब का वो उज़ैर बलोच का है। अगर वाकई जो एंकर कह रहे हैं आप लोग, किधर है उज़ैर बलोच? वो आप लोग तो कह रहे हैं यहीं कहीं है पाकिस्तान में। मैंने तो नहीं देखा, ना मैंने कभी जानता हूँ। ये बात वैसे आपको पता होगी, मेरे जैसे बंदे को क्या पता? आप तो बिल्कुल बोले हैं। आप लाल हवेली से आते हैं, रास्ते में सारी चीजें आती हैं, आपको नहीं, लाल हवेली जाहिर है, लाल हवेली शहर में है। और मैंने खुद एंकरों से सुना है, वो कह रहे हैं जी कि उसकी स्टेटमेंट है। और ये मैं कह सकता हूँ कि आसफ जरदारी साहब के लिए एक साबक एक्स मिनिस्टर ने कोशिश की कि उनका पैचअप हो जाए अदारों और उसके दरमियान, लेकिन अदारों ने कोई इसी किस्म की गारंटी नहीं दी कि भाई केसेस अगर हैं
तो हैं, कोर्ट्स फैसला करेगी। क्या ये बात दुरुस्त है कि इनडायरेक्टली जरदारी साहब को मैसेज कन्वे हुआ था कि वो फिलहाल पाकिस्तान से बाहर ही रहें? इसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि नवाज शरीफ साहब ने उनको क्लियरेंस गारंटी नहीं दी कि वो आ जाएं और वो महफूज हाथों में होंगे। सो प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कहा कि अगर आए तो मैं गारंटी नहीं देता, इसलिए फिलहाल अगर बाहर ही उनके पास केसेस हैं इनके पास तो फिर वहीं रहे उनको। आपको लगता है उज़ैर बलोच इतना भारी भरकम साबित हो सकता है जरदारी साहब और के? क्या है, आई डोंट नो हिम। मैंने कभी सियासत की है, मैंने ये डंडे मारी और दहशतगर्दी और जोडो कराटे और बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें, ये नहीं खेला कभी। अच्छा, कराची इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो इंतखाबात आपके हल्के में भी आने वाले हैं, पिंडी में भी 5 को, कराची में भी 5 को है तो इधर भी 5 को है। क्या लगता है आपको? NA55, NA56, एक आपके पास है, एक इमरान खान के पास है, बाकी पंजाब की हालत गुजारिश अच्छी ये है, मैं क्या कि मायूस नहीं करना चाहता। अभी आप वोटों की बात आएगी उस पर बात करूंगा कि लाल हवेली के गिरदो नवाब में भी 300-400 वोटें। हम देखें, हम पुराने लोग हैं यहाँ रहने वाले, हम इस्लामाबादों में शिफ्ट नहीं हुए। हमें पता है जब वोटिंग लिस्टें आई हैं तो वहाँ 300-350 नाम ऐसे हैं मेरे लाल हवेली के, हमने लिख कर भी दिया है। बल्कि आज मैंने चौधरी निसार के PA को फर्स्ट टाइम टेक्स्ट किया है कि हम ये नहीं कहते वोट लिखे गए आ गए, जिसके भी हैं जहां से भी आए हैं, पर हमें पता हो ये है कौन, उसका एड्रेस क्या है, ये हमारा राइट है। वो नंबर करो फोन तो ये तो कहता कि ये वोट है इस वार्ड में। सो जो हमारे मोहल्ले में किसी के वोट हैं, वो वोट हैं कहाँ के? 350 जो आप कहते हैं लाल हवेली में आ गए, वो कहाँ से वोट? लाल हवेली के हमने एक स्टाम्प दिया है और मैं खुद गया, नादरा के चेयरमैन से भी मिला 1-2 दफा, आज भी गया, फिर मैंने आके उनको टेक्स्ट किया है। चेयरमैन से भी मिल के आए हैं? पिछली दफा मिला, वो कहते हैं जब तक वजीर ना कहे जी हम एड्रेस नहीं बता सकते। तो फिर वजीर ने क्या आज जवाब एक दिया? मेजर पता नहीं क्या था, शहजाद क्या नाम था, वो उनके PS, उन्होंने कहा जी कि हमें, मैंने टेक्स्ट किया PA को, हम ये नहीं कहते कि हम ये वोट निकालें, ये नहीं निकल सकते। हम ये पर्दा करना चाहते हैं कि यार इनका होम एड्रेस क्या है, पिंडी से हैं, चलो ठीक है, किसी और हल्के से हैं, सबको राब्ता करने का हक होना चाहिए। चौधरी निसार से तो आपकी दोस्ती है? दोस्ती है, लेकिन पता नहीं इस वक्त तो कोई ऐसी दोस्ती है, कोई शक नहीं, अच्छे तल्लकात रहे हैं। जिस हुकूमत में है उस हुकूमत में दोस्ती नहीं है, आपसे दोस्ती है उनकी। उस हुकूमत से तो दोस्ती क्या होगी जी, मैं तो उसको कब का कह रहा हूं छोड़ पड़े, इज्जत से रह। मेरा मतलब है जिस वक्त शख्स अपने जज्बात, मिजाज, अपने जोश जज्बे, अपनी सोचों से हट के वजारत करे ना, तो उस से वजारत बेमजा वजारत कोई नहीं होती। लेकिन जब 3 वजीरों से उसकी बात ही नहीं हो रही और वो वैसे ही, क्या कहूं सर, अब आप चस्का लेना चाहते हैं, हंस के बैठे हुए हैं काफी तंग बैठे हुए हैं। अभी जो दौरा अमेरिका था उसमें इंटरेस्टिंग पोजीशन थी, मैं सारा कुछ नहीं बोलता, लेकिन दौरा अमेरिका में वजीर दिफा भी थे और होम मिनिस्टर भी थे। 2 कलीदी वजारतें हैं जो आपकी ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई है उसमें दोनों आपस में ना हाथ मिला रहे थे ना बातचीत कर रहे थे। ये पूरा दौरा ऐसे ही हुआ है। देखें जी, दौरा अमेरिका बड़ी माजरत के साथ, असल दौरा अमेरिका होगा मोदी का स्टेट विजिट इन मार्च। इंडियन रोल एंड इंडियन हेजेमनी और इंडिया के सारे यहाँ मामलात इस सारे इलाके में, ना नवाज शरीफ को खाना मिला। देखें मैंने 5 दफा अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ या लंच किया, आपको भी खाने की टेंशन है? मुझे तो है। अच्छा देखिए मैं समझता हूं कि बावकार तरीका ये भी है, गो के बुश ने को 3 दफा खाना कलम से, वो अपने आप को बड़ा गन काटर समझता था, अपने ऊपर ही गिरा। बट दिस इज ए हार्ड फैक्ट कि 2 स्टेटमेंटें जारी करने के बाद रहील शरीफ का बड़ा जबरदस्त दौरा हुआ है। मैं ये नहीं कहता, मेरे नजदीक दोनों दौरे अहम थे, प्राइम मिनिस्टर का भी और रहील शरीफ साहब का भी। बट इसमें पेंटागन था, इसमें CIA थी, इसमें डोनाल्ड रॉबर्ट्स था, इसमें जॉन कैरी था, इसमें बाइडन था क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट बाहर गए हुए थे, इसमें दी हिल था, इसमें CIA थी। सो ऑल इन यू कैन पैकेज इन वन। नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट थी, यू नो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर काइंडनेस। प्राइम मिनिस्टर है, वो आर्मी चीफ है, दोनों का अलग-अलग प्रोटोकॉल है, अलग-अलग डिस्कशन। अच्छा, वोटों वाला इशू पे वापस आते हैं, फिर हम ये सिविल मिलिट्री को भी डिस्कस करेंगे। NA 122 में इलेक्शन हुआ था तो उसके ऊपर हमारे यहीं प्रोग्राम में बैठे हुए अलीम खान ने कहा था कि 30,000 वोट हैं जो इन्होंने 26,000 हल्के के अंदर डाले हैं और कोई 4,500 वहाँ से निकाल दिए हैं। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है नादरा का मेरे हाथों में, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ये हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स के ज़रिए हासिल किया है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड जाहिर करते हैं 26,765 नए वोट वहाँ रजिस्टर हुए हैं, 26,765, और विद इन दी कॉन्स्टिट्यूंसी 1992 तकरीबन 2,000 वोट विद इन दी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं वो मूव हुए हैं। लेकिन इसकी कंपोजिशन बड़ी मज़े की है। इसमें 18 से 20 साल वाले जो नए लोग वोटिंग एज में आ रहे थे
उनकी टोटल तादाद है 13,367। ये वोट वो हैं जो 18 से 20 साल के दरमियान में है। इसके बाद 21 से 30 साल इनकी तादाद है 10,297। ये भी ठीक है, मान लिया कि 21 साल का था, अभी वोट नहीं बनाया, उसको ख्याल आ गया। लेकिन 30 साल से ज़ायद उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक का बंदा पाकिस्तान में ज़िंदा हो और उसका शनाख्ती कार्ड ना बनाओ, ये फ्रेश शनाख्ती कार्ड वाले वोट हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल अकल और फहम से बाला बात है। इसमें 31 से 40 वाले 1754 लोग हैं, 41 से 50 वाले 817 हैं, 51 से 60 वाले 341 हैं और 60 से अबव वाले भी 189 वोट्स हैं। ये NA 122 के अंदर टोटल 26,765 लोग हैं। इसकी वजाहत जो मैंने जानने की कोशिश की, जो मुझे मिली, वो ये थी कि BISP, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो कार्ड बांटा जा रहा है, उसकी वजह से ये लोग जो है शनाख्ती कार्ड हासिल कर रहे हैं, ताकि वो जो महीने का वो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, उस बुनियाद के ऊपर ये NA 122 में भी और NA 154 में भी बड़ी उम्र के लोगों ने भी नया शनाख्ती कार्ड हासिल किया है। ये वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन सेंसिस में ये नंबर ऐड हमने कर लिए, ये नंबर अगर ऐड कर दिए तो फिर पता चलेगा कि वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 18 करोड़ है या 25 करोड़ है, क्योंकि इसमें नए शनाख्ती कार्ड बने हैं वो BISP की वजह से। एक और जो अलीम खान का ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बात बताई थी, आज मैं ऑन एयर बताऊंगा, और उसके पास हमारा डेटा जो है किसी हद तक उस चीज़ को इस्टेब्लिश करता है। अगस्त 2015 8वें महीने में ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ था। उसके बाद असूलन वहाँ पे वोटों की नई रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। अलीम खान का कहना था कि एक ख़ास मदरसे के 450 तालिब इल्म थे, उनका वोट भी उनके हलके में शिफ्ट करके वहाँ डाला गया। अगस्त 2015 जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, 449 नए वोट हैं जो उनके उस हलके में अगस्त के महीने में ही रजिस्टर हुए हैं। इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहिए। मेरे ख्याल में कुछ इल्ज़ामात ऐसे होते हैं जिसको चेक कर लिया जाए तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। NA 154, इसके ऊपर हम आपको अभी शॉर्ट भी एक सुनाएंगे, हमारे प्रोड्यूसर साहब मुझे बताते हैं अभी, जहांगीर तरीन साहब का। जी पहले स्टेटमेंट सुन लें, तरीन साहब कह क्या रहे हैं, फिर मैं आपको उनके वोटों का बताता हूँ, क्योंकि इनका इल्ज़ाम यह है कि 50,000 नए वोट डलवाए गए इनके हल्के में। सुनिए जी अलीम क्या कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। ये है कि जो 154 की ज़िमनी इलेक्शन हो रही है, ये मेरी और सिद्दीक बलोच की इलेक्शन नहीं है। ये मेरी इलेक्शन डायरेक्टली नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ इलेक्शन है। इस वक्त शहबाज शरीफ की सेक्रेटेरिएट में एक सेल बनी हुई है इस इलेक्शन को हैंडल करने के लिए और मराद देने के लोगों को इंटरफियर करें डायरेक्ट इलेक्शन में। नवाज शरीफ साहब अपने वजीर आजम के दफ्तर में भी एक सेल बनी हुई है 154 के इलेक्शन के लिए। तो ये मेरा मुकाबला रूबरू नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से। ये लें जी, ये कह रहे हैं जी 50,000 वोट इनके इलाके में रजिस्टर हुआ है 154 के अंदर। शेख रशीद साहब आपसे सवाल भी पूछूंगा, लेकिन मैं आपको वोटों का ब्रेकअप यहाँ पे भी बता दूं। 51,828, 52,000 के करीब नए वोट रजिस्टर हुए हैं। ये जनरल इलेक्शन जो मई 2013 में हुआ था, उसके बाद 52,000 के करीब नए वोट रजिस्टर हुए हैं। यहाँ से भी 18 से 20 साल जो वोटिंग एज स्टार्ट होती है वो है 16,472, 21 से 30 वाले हैं 22,816, और फिर आगे वो बड़ी उम्र के जो लोग, जिनका मुझे सरप्राइज है कि उनका शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं था, 31 से 40 वाले हैं 6,855, 41 से 50 वाले हैं 2,930, 51 से 60 वाले हैं 1,431 और 60 से अबव वाले भी 1,324 वोटर हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि वो जहांगीर तरीन एक सीधी बात कर रहा है। इसकी इब्तिदा मेरे ज़िमनी इलेक्शन से हुई। लोग ये कहें कि मैं किसी कैंडिडेट से आ रहा, मैं नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ की ताकत और हुक्मरानी के आगे आ रहा और 3 लाशें घर लेकर आया, 5 जख्मी साथ लेकर आया, जिसका कोई पता नहीं लगा हमें किसने मारा, और पूरी एक कंपेन चलाई गई कि अपने आप पे भी गोली चला सकते हैं। बाद में 1-2 मारे गए किसी ड्रोन से, और वो उसमें हलाल बेग का और दूसरे का नाम आया। ये हमने नहीं निकाला, एजेंसियों ने निकाला, पकड़े जो लोग निकले के भी हम। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि इस निज़ाम से किसी को अच्छाई की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। आपने अभी एक बात की जो इतनी इंपॉर्टेंट है, आम आदमी की बात शायद ये समझ ना आए कि 3,500 अरब रुपया इन्होंने 2 साल में कर्ज लिया है। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि मुशर्रफ के दौर से लेके आज तक 18,000 अरब रुपया इन्होंने लिया है। सारी कौम का सत्यानाश कर दिया है। एक वो जरदारी साहब गए जो रहा हो गया, आज मुबारक हो आपको। उन्होंने अपने दौर में 10,000 अरब रुपया कर्जा, 5 सालों में 10,000 अरब, पीपल्स पार्टी का 5 सालों में 10,000 अरब रुपए कर्जा लिया। और उनकी परफॉर्मेंस देखें, ये मुल्क डूब रहा है इन सिविल जमहूरी नारों के नीचे और इनकी करप्ट और नाहल की आदत के नीचे।
मेरा एक कॉलेज है 2 करोड़ रुपए का, और मेरा पड़ा हुआ लैब्स होने के लिए मैं उसके पास गया। मैंने कहा जी ये सारे लोग रुकावट हैं। इसहाक डार साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ दी हाउस कहा, एहसन साहब ने कहा, मैं दोनों का मशकूर। उन्होंने कहा जी इनको हमने दिए हैं पैसे। नीचे अमला ऐसा है, वो कहता है जी खर्च ना हो, इनका सिस्टम ऐसा है। ये बेईमानी के एक्सपर्ट है, ये बहुत बड़े पत्तेबाज हैं, बहुत बड़े बारीकी का काम करते हैं, छाती के साथ लगा के ताश खेलते हैं। अब 54,000 अगर वोट होंगे, 54,000 वोट का मतलब क्या है? 52,000 का मतलब है 1,04,000 वोट चाहिए जहांगीर तरीन को। अगर खुदा ना खास्ता ये 52,000 वोट एक तरफ चले जाते हैं, इसको काउंटर करने के लिए जहांगीर तरीन को 1,04,000 वोट चाहिए, क्योंकि इक्वली डिवाइड हो जाता है। जब आदमी एक 5,000 वोटों से हारता है, अगर 2,500 दूसरे को पड़ जाए तो बराबर हो जाता है। सो ये टेक्निकली खेल रहे हैं जमहूरियत के साथ, जमहूरियत का मुंह काला कर रहे हैं। और आप इस अंदाजे से खेलें, वो एक नादरा वाला गया किसी से नोट चेंज कराने गए, उसने कहा भाई 100 का नोट दे के कहता मेरी 500 की चेंज है। वो दूसरे से कहता देखो, वो कहता देखना मेरा 5,000 का नोट ना भूल जाना। मुझसे तो आज वाकया हुआ है, मैं तो हंसी खुशी बता रहा हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। जहांगीर तरीन का तो बहुत बड़ा मसला है 54-52,000 वोट। मेरे अपने लाल हवेली के गिरदोनवा में 4,320 वोट उन्होंने बगैर नाम के डाले हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक। शेख रशीद साहब, इसका सबूत भी होना चाहिए। जो पीटीआई वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 शनाख्ती कार्ड दिए थे कि ये जाली वोट यहाँ डल गया है, तीनों वोट एक्चुअली दुरुस्त नहीं है, जो इल्ज़ाम इन्होंने आयद किया है। यही रिकॉर्ड जो मैं बोल रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और देखो जी, अलीम खान तो पब्लिक ही कहता है कि ये दोबारा तीसरी दफा इलेक्शन, पता नहीं उस वक्त तक क्या होगा, इलेक्शन होगा कि क्या होगा। क्योंकि अगर ये मुल्क के हालात ऐसे ही रहे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यूं ही चलती रही, अगर खिंचाव रहा हुकूमतों का, क्योंकि परफॉर्मेंस तो आपको भी लगता है तीसरी दफा इलेक्शन 122 में? अलीम खान रियलिटी का आदमी है और बड़ा ज़बरदस्त उसने इलेक्शन लड़ा। पहले तो मेरे उससे तल्लकात नहीं थे, मैंने पहली दफ़ा उसको इलेक्शन लड़ते देखा है, और इसका मतलब है कि वो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ है, और उसकी राय यही है कि तीसरी बार इलेक्शन होगा। एक ब्रेक ले लें जिस नुक्ते पे, ब्रेक लेते हैं तो वापस आते हैं। ब्रेक अभी तो माह शुरू नहीं हुआ तो आपने ब्रेक शुरू कर हम बल्दियाती पे वापस आएंगे। चकवाल में भी आपको पता है अजीबो गरीब इलेक्शन रिजल्ट है, वहाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े नाखुश हैं, अपने ही लोगों से हाथ मिलाए बगैर वो सुना चले गए। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पंजाब बलदियाती इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मारा है। जैसे रूरल सिंध में अगर बदीन छोड़ दें तो बाकी जगहों पर हमें पीपल्स पार्टी लगता है कि कंफर्टेबल पोजीशन में। हैदराबाद में एमक्यूएम जीत गई, लेकिन बाज़ जगह ऐसी हैं जहां पर नून लीग को धचका लगा है। उसी में से एक जगह चकवाल है और एक जगह मंडी बहाउद्दीन है। मंडी बहाउद्दीन की डिटेल्स हम आपको कल बताएंगे, लेकिन चकवाल की आज बता देते हैं। वहाँ पर अपने MNAs और MPA से इतने खफा थे कि एक तकरीब में शिरकत के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लेकर गए, लेकिन बहुत नाखुशी के साथ उनसे मिले बगैर रुखसत हो गए। वहाँ गुलाम अब्बास साहब एक आज़ाद हैसियत में उन्होंने अपना पूरा ग्रुप खड़ा किया और उनके तकरीबन 31 वो कहते हैं कि मेरे साथ हम IT मेरे मौजूद हैं, 31 लोगों का ग्रुप है और वो 30 नवंबर को उन्होंने मीटिंग करनी है। उनकी ज़ाहिर तासुर हमारा ये, हमारे रिपोर्टर्स का कहना ये कि नून लीग में जाना चाहते हैं, लेकिन चौधरी सरवर साहब PTI वाले उन्होंने भी उनसे कॉन्टैक्ट किया, गाड़ी डालने की कोशिश कर रहे हैं कि PTI में आ जाएँ। और शहबाज शरीफ साहब का भी दिल यही लगता है कि उनको नून लीग के फोल्ड में दोबारा से ले लें, क्योंकि आना जाना 2 दफ़ा हो चुका है। तो शेख साहब ये तो हमने पहले मैं आपको क्लियर करूं आपकी इस बात पे। देखें, बल्दियाती इलेक्शन गवर्नमेंट का होता है और इसका नेशनल इलेक्शन से, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने जिंदा मिसाल हूं कि मैं 1985 में 48 में से 46 चेयरमैन मेरे मुखालिफ थे और सिर्फ हैदर अली मरहूम और सूफी लतीफ़ और चौधरी सलामत साहब 2-3 बंदे रिकमेंडर और स्कैंडर मेरे साथ थे, चुप के हमने। सो ये कहना कि बल्दियाती इंतखाब ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के होते हैं। और अभी अब गुलाम अब्बास साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में वोटें ली। पहले ये PTI में थे और लास्ट मोमेंट कोई पता नहीं, मैं उस वक्त मौजूद था, को फटा था। मेरी अभी उनसे बात हुई, कह रहे हैं अभी भी चौधरी सरवर ने रब्ता किया, तो हो सकता है उनके कोई आपस में मामला हो ही जाए, लेकिन बज़ाहिर नून लीग की तरफ जाता ज़्यादा नजर आ रहा है काम। ज़ाहिर है PTI से पिछली दफ़ा भी उनका आखिरी टाइम पे फाइनल टचेस पे कोई रह गया, कोई बैंकर शंकर कह रहे थे, कोई मसला था, किसी का क्या था, गॉड नोज बेटर, किसी पे इल्ज़ाम बगैर उसका वर्शन सुने नहीं लगाना चाहिए। बट बल्दियाती इंतखाबात जो आता है वो
एक मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, 55-56 में क्या वो होगा? भी बताता हूँ आपको। ये सारे काउंसलर मुशर्रफ के साथ है, जितने कैंडिडेट हैं, मैं 55-56 का आपको बता रहा हूं। ऑल दी मोस्टली ये सारे नवाज शरीफ के साथ थे, ये सारे मुशर्रफ के साथ थे, ये सारे परवेज इलाही के साथ थे, ये सारे पीटीआई के साथ हैं, सारे में इत्तेदाद, यानी दिया सेम क्राउड। यानी ये एक दिलचस्प मसला है कि इस निजाम में काउंसलर नहीं बदला जी, और ये 5 दफा मुख्तलिफ शख्सियतों के नीचे ये कहना कि अगर अब लड़ाई हुई है तो पीटीआई के नजरियाती वर्कर ने किया, बल्कि ऐसा भी हुआ है हमारे वार्ड में कि जो कलमदवाद जिनको हमने निशान दिया था उनको 3-4 आदमियों को उन्होंने जाकर रात के आखिरी पैर में बल्ला दे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बल्ला भी 55-56 बताया जी, प्रोग्राम का टाइम निकल जाएगा। 55-56 निकल जाएगा जी, अभी आप वैसे ही निकल जाएगा। 55-56 में 56 को तो मैं डील नहीं कर रहा, हमारे पास एक ही टिकट थी, वो उनके एमपीए ने शाम को 2 सीटें थी, सॉरी, वो बल्ले का निशान दे दिया। 55 को इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे, जीतेंगे ना 1-2 वोटों से जीत भी सकते हैं। अच्छा, यानी 50-50 है, 50-50 इधर भी हो सकता है उधर भी हो क्योंकि सकता हम यहाँ आजाद लोगों की भी हमायत कर रहे हैं, हमने अपने अगले इलेक्शन भी देखने हैं। है। और 56 में क्या होगा? 56 को मैं देख ही नहीं रहा, खान साहब ने कोई दौरा शौरा लगाया वहां पे? पता नहीं अब क्या देखे ना, मुहर्रम हो जाएगा, 1 तारीख को पिंडी के रास्ते बंद हो जाएंगे। पहली का एक प्रॉब्लम ये शुरू हो जाएगा, हमारे यहाँ बड़ी टेंशन है दारुल उलूम तालीमुल कुरान का और मदीना मार्केट के बाद, सो हमारा बड़ा टेंस एरिया है, चेलम है, सो पहली 2 दिन पहले वो रास्ते बंद कर देते हैं। 28 मुझे नहीं पता, मैं इंशाल्लाह बात करूंगा नईमुल हक से कल परसों कि भी क्या सूरत हाल है, लेकिन 55 के बारे में आपको कह सकता हूं कि हम या मुकाबले पे पूरा उतरेंगे या 1-2 वोट हमारे ज्यादा होंगे या 1-2 कम होंगे। अच्छा, हमने आपसे आज क्रिकेट का भी सवाल जरूर करना है। क्रिकेट डिप्लोमेसी आजकल बड़ी हो रही है इंडिया में, वो देखें आजकल कभी वो गायजिबा करने पे किसी को मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आज वो आमिर खान का एक अदाकार का इंटरव्यू आया है, उसके ऊपर उन्होंने वो पूरा इंडिया शोर मचा रहा है जी, उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए सारे जिन्हें, कहीं उनका वो पूरा इंडिया दीवाना था तो आज उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या होने जा रहा है? क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया की होनी है कि नहीं होनी है? गुजारिश ये है कि क्रिकेट में मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, मैं शहरयार खान इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, फॉरेन ऑफिस से जानता हूं, जब ये एलची होता था साहबजादा याकूब खान का। ये खास क्राउड है, मैं अब कहना नहीं चाहता, इस मुल्क में ऐसे भी हालात थे कि 65 की जंग में से इधर भी लड़ रहे थे और उधर से भी इनके भाई लड़ रहे थे। सो इन्फ्लुएंस एजेंट है, इनको सोने की कानें मिली हैं। देखो इस मुल्क के क्या प्रॉब्लम है, एक बेसिक प्रॉब्लम यह है जिसको आम आदमी कोई अहमियत नहीं देता कि सारी लीडरशिप ओवर 65 ईयर है। जो टॉप क्राउड है 5-4 और जो टॉप गैंग ऑफ द 5 है, उसके सारे केसेस जो हैं वो उस पहर में जाके लगते हैं जब उनके लिए उनके मामलात, उनकी सेहत, अल्लाह उनको उम्र दे, ये सारी लूटी हुई दौलत इनके बच्चों के हिस्से में आनी है। टॉप गैंग ऑफ 5 में आप किस किस को शामिल कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है, सबको पता, गैंग ऑफ 5 एंड देयर 30 किड्स। ये मैं अब नहीं कहता, ये मैं उस वक्त कहता था जब पीटर गैलब्रेथ ने मुझे बेनजीर के मुकाबले में बुलाया था। अब तो अमेरिकन मेरी शक्ल देखने जहाज से उतारते हैं मुझे, तो उसने कहा था कि ये जो नस्ल है ये जमहूरियत की सबसे बड़ी दुश्मन है। एंड सेम इज नाउ। देखें नवाज शरीफ साहब ने ये फवाद साहब को लगाया, बड़े अच्छे अफसर होंगे, इनको भेजा उन्होंने आसिफ के पास, जो इतलात हैं, इसहाक डार को भेजा आसिफ जरदारी के पास, फवाद अहमद फवाद को भेजा आसिफ जरदारी के पास, क्या करने? यही कि भाई जो देखें आदमी कॉन्फिडेंशियल लोगों को, जो इसहाक डार की जो मुलाकात है, ये मैं एंकरों की आपकी खबरें बता रहा हूं। पैगाम क्या भेजा फिर भाई कि हम कर रहे हैं ये वो ऐसे। देखें इस मुल्क में क्या तासर जा रहा है कि आप सिंध में सारी रेंजर्स लगी हुई है, सारी रेंजर्स लगी हुई है, और पंजाब में 2 प्राइम मिनिस्टर जो हैं चोरी के केस में, और एक मुल्क के पड़ोसी, मेरी बहन, मेरी वो बहन है, उसने अपने गले से डायमंड का हार उतार के दिया इस मुल्क के बेवा और यतीमों के लिए, और इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपनी बीवी के गले में डाल देता है क्योंकि सबसे बड़ी बेवा वो है इस मुल्क की। और दूसरा रेंटल किस तरह 2-2 उंगलियां, किस तरह आज ये सारे खुश हैं। इस निजाम और इस अदालतों से किसी चोर को सजा नहीं हो सकती, सब गरीबों को सजा होगी। आखिरी नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग में क्या इशू था जिसकी वजह से इतना सख्त स्टेटमेंट हमें कोर कमांडर्स की तरफ से देखने को मिला, फिर जवाबुल जवाब जो है इधर से आ गया हुकूमत की जानिब से? क्या हुआ क्या उस मीटिंग में, क्या कहानी? क्या साहब, मैं उम्र के इस हिस्से में सच बोलना, पता नहीं, मैं झूठ बोल ही नहीं सकता, कोशिश भी करके आऊं। मैं तो समझता हूं कोर कमांडर की मीटिंग में
उस गुड गवर्नेंस की भी जरूरत नहीं थी कहने की। सॉरी टू से, अगर फौज नाराज होती है बल्ले हो जाए। क्या कहना चाहिए था? मेरा फौज का एक्शन बोलता है जी, फौज ने क्या कर, जैसे जज का डिसीजन बोलता है, तो एक्शन क्या बोलता डॉक्टर की ट्रीटमेंट बोलती है, जो फौज क्या एक्शन बोलती? क्या जो action उसकी करती? सोच है कि कैसे ठीक होना क्या है। करती? पब्लिकली स्टेट, मुझे नहीं पता क्या एक्शन होता, मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा ना क्या मैं होता है। पूछ रहा हूं आपसे, क्या नहीं, करती नहीं, है? आप फौज तो नहीं है ना। मैं अगर आप जर्नलिस्ट फौज हूं, मैं कहें- सवाल कर रहा हूं। नहीं, आप मुझे कहें मैं जनरल राहील शरीफ हूं तो मैं आपको वो बताता नहीं जी, हूं। मैं हाँ, तो बस जर्नलिस्ट फिर। हूं। सो आप जर्नलिस्ट तक रहे ना, मैं भी एक मेरा तो सियासतदान बताएं हूं। ना जी। ना मैं इतना बोला हूं कि आपको, मैं ये समझता हूं कि जो नवाज शरीफ ने कहा किया वो ब्लंडर किया। और ये मैं कई आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि जनरल रिजवान साहब ने इनको एक गोली वाला पिस्तौल दिया, इसने लात पे मार दी है। और मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि ये 3-4 महीने में या नवाज शरीफ छा जाएगा या घर जाएगा, दोनों में से क्या सूरत हाल बनती है, वी हैव टू वेट एंड सी। आपने एक दफा पहले ये पेशगोई की थी कि धरने में या वो छा जाएगा तो या जाएगा, वो उस वक्त छा गया था। अब ये छा फिर गया। छा गया तो फिर आप सब फारिग हैं। मैं फारग नहीं हूं, फिर आप जहाज की टिकट मैं बुकवाइए मेरी सारे के। इतनी ही सियासत है, जहाज की टिकट छोड़ने पड़े। देखिए, मैं ना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हूं, 8 दफा मैं वजीर रह चुका हूं, मुझे ऐसा बुरा ख्वाब नहीं आ रहा। सो मैं पब्लिकली अल्लाह सुब्हान ताला की फजल से मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मैं फिक्री इनकलाब और फिक्री सोच के लिए जो सच है वो पेश करता हूं। वरना आप मुझे कभी दावत ना देंगे शेख साहब आए। पिछले प्रोग्राम में आपने एक पेशगोई की थी कि मार्च का महीना बड़ा भारी आने वाला। क्या मैंने कहा मार्च तक फैसला हो जाना, भारी नहीं मैं कह रहा, भारी तो जनवरी भी हो सकता है जी। मार्च तक मैंने कहा, देखें नवाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ ने एक ISPR के स्टेटमेंट ने ऐसे हुआ जैसे 10 लग गए इस हुकूमत को। अमोडियम लानी पड़ी 72 घंटे में जनाब। 72 घंटे नहीं, 24 घंटे में इस हुकूमत को अमोडियम खानी पड़ी कि 10 नहीं है जी, हम बड़े कायम दायम है, गवर्नर साहब की जिम्मेदारी है। देखें सारा मिडिल ईस्ट इशू क्या था? इशू क्या था पहले ये तो बताएं ना। फौज को अनट्रस्ट, ऑफ कोर्स फौज में क्यों बयान देना पड़ा? पब्लिकली स्टेटमेंट देना फौज से भी तो अजीब सा लगा ना, वो क्यों देना पड़ा उन्हें बयान? नदीम साहब, क्या आप समझते हैं ये नंदीपुर ठीक है? क्या आप समझते हैं ये कायदे आजम जो भावलपुर में इन्होंने सोलर पावर वो ठीक है? तो क्या आप समझते हैं ये साई वाल जो लगा रहे हैं 700 मिलियन, क्या मेट्रो? नैब आपका देखे ना जी। नैब को मेरे दोस्त हैं कमर साहब, हमारे यहाँ ACDC रहे हैं भाई। नैब को तो, नैब तो प्राइम मिनिस्टर के कहने, देखे ना, नैब का और खुर्शीद शाह का और नवाज शरीफ का चोली दामन का साथ होना चाहिए, क्योंकि दोनों की अपॉइंटमेंट है उससे। आपने इस सारे मुल्क तगड़े का बंदों से दोस्ती रखी हुई है। हैं? चौधरी निसार से आपकी दोस्ती, चेयरमैन नैब से आपकी दोस्ती, राहील ठीक, शरीफ अभी से तो आपकी मेरी दोस्ती। कभी मुलाकात नहीं हुई ना, चौधरी निसार से कभी हुई है। अच्छा, नो, मैंने कहा सारे तगड़े बंदे आपके दोस्त हैं, इसीलिए मैं खुद तगड़ा हूं अल्लाह के फजलो करम से। मैं अगर अल्लाह की तरफ से ना मारा जाऊं, इनसे मार खाने वाला नैब FIA के केस पंजाब में शुरू हो रहे हैं, सुना है कि नहीं हो रहे? मेरा नहीं ख्याल, नहीं ख्याल है आपका? मेरा नहीं ख्याल। मैं नहीं समझता कि असल लड़ाई की वजह देखें ना, सिंध में जब ये सूरत हाल होती है तो लोग कहते हैं जी LNG के जो इतने जहाज लग गए हैं उसकी कीमत कहीं तयन नहीं। देखें ना, लोग तो ऐसी बातें कह रहे हैं मार्केट में, इवन सिंध में लोग कह रहे हैं यार ये पंजाब की फौज है या पाकिस्तान की फौज है। अगर पाकिस्तान की फौज है तो पंजाब में भी एक्शन उसी तरह होना चाहिए जैसे सिंध ये में। फौज से क्यों मुतालबा करते हैं? आपको नैब वालों से कहना चाहिए नैब उठे जाए कार्रवाई करे। फौज की तरफ क्यों देखते हैं? उसके बगैर नहीं कर सकते। उसके बगैर नहीं कर सकते। आपका ख्याल है फौज कहेगी तो फिर होगा? तो फौज उनको कह रही है कि नहीं कह रही है? मुझे नहीं पता। तो खबर तो यही है जी, फिर वो उस मीटिंग में यही बात हुई होगी। देखें जी, मुझे डॉन अखबार ने अगले दिन एक खबर छापी थी, उन्होंने बड़ी तफसील छापी। उन्होंने कहा पंजाब में केस क्यों नहीं हो रहे, इसके ऊपर भी तशवीश थी। उन्होंने कहा यान अली का केस जो है वो क्यों नहीं, उसके ऊपर सजा हो रही, इसके ऊपर भी तशवीश थी। डॉन ने बड़ी डिटेल्ड खबर छापी है। सर सजील ने मुझे दुबई से फोन किया कि आपने ये कहा कि 8-8 करोड़ रुपया मेरे स्टाफ ने जमा कराया है नैब को। मैंने कहा ऑफ कोर्स, मैं पिंडी में रहता हूँ। उसने कहा इस केस में नहीं जमा कराया। मैं कहा मैं अगले किसी प्रोग्राम में कह दूंगा कि इस केस में नहीं जमा वो कराया। किस केस में कहा था वो भी ये वही बता सकता है ना। उसने मुझे दुबई से, शजील साहब का उसने दुबई में मुझे कहा कि आप गलत कह रहे हैं। और टीम मेरे गुजरा ज़िम्मे वहाँ कोई पे, केस- आपको पता है प्री बेल अरेस्ट पे हैं वहाँ पे, दुबई में जमानत शमानत करवा के बैठे हुए हैं सिंध हुकूमत के। दुबई वहाँ में पे ना? चीफ सेक्रेटरी भी देखें, जमानत पे सिंध हैं, में वहाँ हर एक पर की जमानत IG हो का भी केस लगा हुआ है। सिंध में जितनी जमानतें हुई हैं बिल आखिर चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि गुड गवर्नेंस और क्यादत का कहता है इस मुल्क में। मैंने नहीं कहा। अब आप ये कहेंगे आप कैसे ये कह सकते हैं? मैं तो सिर्फ की सफाई पेश कर रहा हूं। उसने कहा जी मेरे पे केस नहीं है और वो किसी और केस में है। मैं ये कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस ने कल या परसों बयान दिया है कि इस मुल्क में कोई गवर्नेंस की सूरत हाल बहुत पतली है और केसेस की बड़ी तादाद अदारों की नाअहली की वजह से है, एंड इस मुल्क में क्यादत का कैद है।
सेट बाय चीफ जस्टिस। घूम के वापस कराची पे आते हैं जी, क्योंकि लास्ट मीटिंग में भी एक मरकजी नुक्ता कराची था। कराची ऑपरेशन पे 2-2.5 साल में मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ ने इनिशिएटिव लिया था कराची ऑपरेशन का, लेकिन फौज ने उस पर बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया। अभी आपको कराची किधर जाता नजर आता है? इलेक्शन तो 5 दिसंबर को सर पे खड़े। मैं तो जी इमरान खान मेरे दोस्त इत्यादि हैं, मैं तो MQM का जीता हुआ देख रहा हूँ। वो तो जीतेगी, उस पर तो दो राय है ही नहीं। बस तो मैं तो अगर इलेक्शन हुए तो वो जो कि मैं होते देख रहा हूँ, लेकिन जो मेरे खदशात हैं, मैंने फ़ारूक सत्तार साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। उसने कहा कराची के हालात, कराची के जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, वो ऐसा नज़र आता है कि ये इलेक्शन की राह में रुकावट बनाने के लिए किए जा रहे हैं। अच्छा, सेट बाय फारूक सत्तार। आपको स्टेटमेंट ही उनकी सुनाते हैं, सुनवाएगा जी प्रोड्यूसर साहब। उन्होंने कहा क्या, फिर ब्रेक लेते हैं। पहले स्टेटमेंट सुनाए उनकी, क्या कल फारूक सत्तार साहब का भी सुनाए और वो वसीम साहब का भी सुनाए। मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वार्न करता हूं, CTD के जो करप्ट अफसरान हैं उनको वार्न करता हूं, कमजोरी मत समझो। ये 18 साल के लड़के हैं, अगर इन्होंने कुछ फैसला कर लिया तो भागते नजर आओगे। PTI का असल चेहरा भी बेनकाब हो गया और जमात इस्लामी का चेहरा तो पहले भी बेनकाब था। बहाना बनाकर इलेक्शन को मुलतवी कराने की साजिश की जा रही है। गुज़िश्ता 3 सालों से इस शहर में ऑपरेशन के नाम पर शहर के नौजवानों को गायब कर दिया जाता है, उनको शहीद करके मुख्तलिफ जगहों पर फेंक दिया जाता है। मैं उन इदारों से भी कहूंगा कि तुम्हारे पास गोलियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे पास गोलियां खत्म हो जाएंगी। बताइए शेख साहब, कुछ कहें? ये तो ऐलान जाएंगे जी, नो कमेंट्स। ये कहना कि भाई नो कमेंट्स, ये लाने जाएंगे आपके लफ्ज़ों में? मेरे ख्याल में ये लाने जाएंगे। अल्ताफ भाई आपके दोस्त हैं, उनसे बात करें। गोलियां खत्म हो जाएंगी, और ये कहना जो जुमले इस्तेमाल किए मैं दोहराना भी नहीं चाहता। नहीं दोहराना चाहते, मैं नहीं दोहराना। ब्रेक ले पाक लीजिए। फौज मुझे अजीज है और अदारों ने सुख का सांस दिया है कराची में, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप है। इनको टेररिस्ट दहशतगर्दों के खिलाफ खुद फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। और जो जुमले इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, मेरे वसीम साहब ने और दूसरे ने, फारूक सत्तार ने तो फिर भी सियासी बात की है, 2 लोगों ने तो बड़ी खौफनाक ज़ुबान इस्तेमाल की है। और आई डोंट वांट टू कमेंट। ब्रेक ले लेंगे इस पर, ब्रेक के बाद आप बात करते हैं हमारे साथ। सही वेलकम बैक। शेख रशीद साहब, बलूचिस्तान में इलेक्शन हुए और वहाँ डॉक्टर अब्दुल मालिक मेरे ख्याल में इतने मजबूत नहीं है, लेकिन वो अपने रख रखाव की वजह से कभी वो बरामदाग से बात कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि वहाँ लोकल बॉडीज इलेक्शन ने भी एक प्रोसेस आगे शुरू कर दिया मेन स्ट्रीमिंग का। कराची एक क्वेश्चन मार्क है। सर ये देखें, जो बात इन्होंने की है, मैं वार्न करता हूँ रेंजर्स को। ये देखें, अगर कराची में खाना जंगी के हालात पैदा किए गए कि हमारे पास 18 साल के बहुत नौजवान हैं और ये तो खुलेआम ऐलान जंग है, देन देयर विल बी समथिंग एल्स। आपको खदशा है? जो इनकी बातों से तो मुझे आज खतरा लाग, मैंने ये सुनी नहीं बातें। अगर ये वार्न करते हैं, देखें इस हमारे मुल्क में ये बददयांतियां हैं। इलेक्शन में क्या करती है मारवी मेमन और बैतुल माल? ये मुशर्रफ की भी बैतुल मोमिन सीक्रेट फंड खाती थी, और यहां से इसने डोमिसाइल, मैं चैलेंज करता हूं, इस्लामाबाद से बना के चौधरी शुजात से जिस औरत ने उस पर केस किया था, उसका केस विड्रॉ किया। इसका डोमिसाइल ही जाली है इस्लामाबाद से, और फिर ठट्ठा पे जाके इन्होंने जाके अपनी कारस्तानियां डाली। देखें ये बांटते हैं, ये गरीबों को। डोमिसाइल मारवी मेमन का जाली है आप कह रहे हैं? जाली था इस्लामाबाद से, उसका कोई मसला नहीं था, उसका मसला सिंध से था, राइट। और जो कुछ मुशर्रफ के, मैं समझता हूं मुशर्रफ को उस दिन नींद नहीं आई होगी जिस दिन उसको पता लगा होगा कि ये भी शी इज आल्सो। मेरा मतलब ये देखे ना, ये मारवी मेमन के बारे में तो उसने 2 सिगार लगाए होंगे, डबल सिगार। उसने कहा होगा कि आज डबल कोटा पियो, कि यार ये भी है जिसके लिए मैंने शेख रशीद को 13 दफा उसने कहा नहीं जी, गिव मी इन राइटिंग। नॉट पॉसिबल विदाउट इन राइटिंग। ठीक है जी, क्योंकि हमें पता बाद में ये केस भुगतने होते हैं। सर जी ये इलेक्शन सारा ढोंग है। अगर MQM इस जुबान में बात करने जा रही है और रेंजर्स की ये सूरत हाल है, एनीथिंग कैन पॉसिबल। बदीन में क्या हुआ है जी? वहाँ जुल्फकार मिर्जा साहब धाड़ रहे थे कि मैंने बदीन में हरा देना, उन्होंने हरा दिया। जा गया जी, छा गया। सिंध का मौला जट है वो, सिंध का मौला जट है जुल्फकार मिर्जा, छा गया। और लाल वैली के मौला जट आप है। मैं गरीब मस्कीन आदमी हूं, मैं तो देखें वक्त
मैं एक लावारिस इंसान हूं जो अपने कंधे पे अपना ताबूत रख के सियासत करता हूं। मेरी तो कोई बरादरी, मेरे शेख भी जो है, अब शुक्र है इस दफा ये मेट्रो की वजह से और मदीना क्लॉथ मार्केट में आग लगी है, कोई मेरे साथ आया है, वरना तो ये सारे कारोबारी नवाज शरीफ के साथ है। आप अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं इस बात पे। ऑफ कोर्स देखे ना, ये मेट्रो से जरा जमीन बोस हुए हैं कि 3-3 करोड़ की दुकान 1-1 लाख रुपए 1-1 करोड़ में हुई है, तो कहता नहीं जी अपना ही मुंडा जो कहता ठीक कहता, पहले कहता जी नहीं जी ये बिगड़िया है। आपको अच्छी बात ये लगती है कि तानू कहते ने ये अच्छी बात है, मुंडा इस कहते शहर को तबाह कर दिया इन्होंने। इनमें ये चार्ज होंगे, वक्त की बात है, जिस तरह ये होंगे ना, ये सारे बैतुल माल वाले और बेनजीर इनकम, पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट वाली औरत ही कहीं भागी है, पता नहीं किधर गई है, अमेरिका गई है, कहाँ गई है, फरजाना राजा, मुझे तो कभी दिखाई नहीं थी। उसने कहा ठीक है काफी हो गया। और एक दिन असेंबली में मैंने फरजाना राजा को कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के 14 फार्म लाल हवेली में आ गए। उसने कहा गलती से मिसप्रिंट हो गए। सर ये बहुत बड़ा कारोबार है, धंधा है, अरबों रुपए की तबाही है इस मुल्क में, शहीद बेनजीर के नाम पे, बैतुल माल के नाम पे। जिस मुल्क में ज़कात और बैतुल माल के नाम से शहबाज शरीफ ने रोटी तंदूर चलाए, ज़कात सब हैसियत लोग नहीं खा सकते, ज़कात की रोटियां खिला दी सारे मुल्क के लोगों को। वो ज़कात फंड इस्तेमाल हुआ, ज़कात फंड इस्तेमाल हुआ है जी। पूछे इनसे, मैंने तो पूछा था, मुझे तो ये कहा गया कि हाँ हुआ। आप असेंबली में एक क्वेश्चन क्यों नहीं डालते इसके ऊपर, ये बेनजीर इनकम के ऊपर भी और ये रोटी तंदूर वाले के ऊपर भी? सर जी ये ऐसी असेंबली को इस्तेमाल करें, ये ऐसी असेंबली है जिसमें क्वेश्चन आवर भी बेऔकाता और बेतुकीरा हो गया है। अब मैंने इस दफा स्पीकर को कहा कि मैं कोरम पॉइंट करूंगा। द रीजन इज कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया कि 4-4 मेंबरों से इजलास हो रहा है। अब सवाल तो डाले ना, ये असेंबली में सवाल का जवाब सही देना पड़ता है, नहीं तो वहां पे भी कोर्ट में लगता ही नहीं है। आप दें तो सही, हम यहाँ चलाएंगे उसका जवाब चलाएंगे। आज मैंने क्रिकेट का किया, एक्सप्लेन नहीं कर दिया उन्होंने। हम यहाँ बताए ना, ऑन एयर बताएं। मैं बता रहा हूं, मैं ये ऑन एयर ही जा रहा हूं। वैसे क्रिकेट होनी चाहिए वैसे पाकिस्तान इंडिया की। देखा जी जरूर होनी चाहिए, बेइज्जत जल्लत और रसवाई से नहीं होनी चाहिए। ये शरियात टाइप का लोगों का मुंह उधर काला हुआ है, इनका इधर भी मुंह काला होना चाहिए। गैरत से, इज्जत से, वकार से और कौमी जोश और जज्बे के आगे कोई चीज मुकद्दम नहीं है, कोई चीज मुकद्दम नहीं। मोदी पागल हुआ है जी, वो इंतहा पसंदी पे उतरे में, हमें कुछ भी नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान को, इस सारी कौम को जिंदा कर देगा। जिस तरह मोदी ये समझ रहा है ना कि हिंदू इकट्ठे हो जाएं, हिंदुस्तान के अंदर से यूपी सीपी का मुसलमान, सारी चीजें पहली दफा मैं उसकी आंख में चमक देख रहा हूं। पहले कश्मीरियों की लोग बात कर रहे थे, ये कौम सारी दुनिया सुन ले, मैं यूपी और सीपी के मुसलमानों में चमक देख रहा हूं। और ले डूबेगी मोदी की और इसकी सारी, और जो उसने एक इमेज बनाया था उसकी फिल्म इंडस्ट्री ने, जो उसके जो डिप्लोमेट्स थे, जो देखो वो अपने वो स्टार्स जिनके ऊपर मरते थे, वो आमिर खान और शाहरुख, उसके ऊपर आज सारी कौम उनकी लगी हुई है। ये आरएसएस डोमिनेटेड, जैसे हमारे यहाँ वो एक आ गया था ना, वो धमाके करने वाला ग्रुप आपका, वो बड़े हीरो बने हुए थे, वो आजकल इंडिया में हीरो उन्होंने आरएसएस को बना दिया। आरएसएस बहुत कोई पहली दफा नहीं है, शिवसेना आज पहली बात नहीं है। ये शुक्र करें किसी मुसलमान ने खुदा न खास्ता इंदिरा गांधी को नहीं मारा था, किसी मुसलमान ने बापू को नहीं मारा था, ये सारे उनके किए हुए काम थे। और अब किसी मुसलमान ने कार्रवाई डाल दी तो ये सारा खित्ता जो है, देखें आमिर खान का किस तरह मीडिया में आया, क्रिकेट का किस तरह मीडिया में आया, शाहरुख का किस तरह, क्योंकि ये पब्लिक के साथ अटैच एक्टर्स हैं, ये दुनिया में देखे जाते हैं, दुनिया के खित्तों में जब उनके लिए मैसेज आता है। और आजकल मैं तो नहीं करता। आपने कौन सी फिल्म देखी आखिरी आमिर की, ये भी मैं देखता ही नहीं फिल्में, देखते ही नहीं, ना टीवी देखता हूँ ना फिल्में देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ बस। सारे दिन बैठते टीवी पे और टीवी देखते नहीं है। आपके लिए 1 घंटा काफी है ना? देखते नहीं है? नहीं देखता। गुड। शेख रशीद अहमद सरबराह, अवामी मुस्लिम लीग, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।